हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों के एग्ज़ाम 17 को हैं और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को एक स्पेशल क्लास करवाऊंगी। एक कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था तो आज ये उसी से रिलेटेड क्लास है। थोड़ा सा कल डिस्टरबेंस हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। अभी थोड़ा सा वो स्टेबल है तो हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। अभी नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट है तो मैं भी शायद कल फिर से जाना होगा। आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए दिल से मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के थैंक यू करना चाहूँगी। सच में आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो मेरा। एक तरफ मेरी वो फैमिली है और एक तरफ आप लोग हो, बिल्कुल मेरे परिवार के जैसे ही। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं। दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो क्लास है इसमें आपको कंप्लीट जो पूरा सिलेबस है, कोशिश किया है मैंने हर एक जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिले। जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा। अभी देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये आपको बिल्कुल ऐसे देना है कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो। तो उसी तरीके से अपना कॉपी पेन ले लीजिए। जब तक कि सारे लोग आ जाते हैं तब तक हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें, थोड़ा इंस्ट्रक्शन बता देते हैं क्लास के बारे में। तो सारे लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अगर OMR है तो बहुत अच्छी बात है, उसको लेकर के बैठिए, उसी में फिल करने की कोशिश करिएगा। और सेकेंड चीज़ है कि टाइम का ध्यान रखिएगा। टाइम आपको 125 क्वेश्चन को 2 घंटे में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करना है। हम लोग थोड़ा सा बीच बीच में पॉज लेंगे और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो टाइमिंग है आपकी 2 घंटे, क्वेश्चन है 125 एंड मैंने अपने अकॉर्डिंग पेपर इजी बनाया है। शायद कुछ लोगों को मॉडरेट लग सकता है बट ओवरऑल इजी टू मॉडरेट पेपर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसका जो स्कोर है आप लोगों का इसमें बहुत ही अच्छा जाएगा। इजी इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हो और साथ में आप लोगों का रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो जाए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये है पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सिमेल के स्वरूपात्मक संप्रदाय को, जो स्वरूपात्मक समाजशास्त्र है, उसको समाजीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया है? कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने जो सिमेल का स्वरूपात्मक समाजशास्त्र है इसको बताया कि अगर हमको समझना है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से समाजीकरण के बारे में है। तो वो कौन से समाजशास्त्री हैं? ऑप्शन देखिए, जिन्सबर्ग, बोगार्ट्स, वेबर, मर्टन। तो कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सिमेल के स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को समाजीकरण के माध्यम से बताया है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए अपना, जल्दी जल्दी कोशिश करिए 30 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक बार फिर से रीडिंग कर सकते हैं आप और ऑप्शन को ठीक से समझिए और उसके बाद आंसर कमेंट करिए। चलिए आंसर देखते हैं। राइट आंसर है बी, बोगार्ड्स। जिन लोगों पे लग रहा है कि स्पीड जो है स्लो मैं कर रही हूँ तो वो लोग स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं। स्पीड थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लो तो चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को सही लगेंगी। बोगार्ट्स ने बताया था कि जो सिमेल का स्वरूपात्मक समाजशास्त्र है इसको अगर हमको समझना है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से समाजीकरण के बारे में है। तो इन्होंने कहा कि सिमेल ने मुख्यतः अंतःक्रिया के बारे में अध्ययन किया है, अंतःक्रिया के जो स्वरूप हैं उनके बारे में अध्ययन किया है और जब इंटरैक्शन के माध्यम से वो जो पर्सन है उसका समाजीकरण होता है उसका अध्ययन किया है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो स्वरूपात्मक समाजशास्त्र है सिमेल का, उसको हम कह सकते हैं कि ये समाजीकरण के बारे में है। तो समाजीकरण के माध्यम से हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। किसने कहा था? बोगार्ट्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सोच और कार्य करने के स्थापित तरीके को क्या कहते हैं? सोच और कार्य करने के स्थापित तरीके को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, व्यवहार, व्यक्तित्व, संस्कृति,
या फिर प्रथा? क्या कहेंगे इसको? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। सोच और कार्य करने के स्थापित तरीकों को क्या कहते हैं? व्यवहार, व्यक्तित्व, संस्कृति या फिर प्रथा? इसमें से कौन सा राइट होगा? जो व्यक्ति के सोच और कार्य करने के स्थापित तरीके हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। राइट आंसर है डी, हम उसको कहेंगे प्रथा। देखो क्या बोल रहा है कि सोचने और कार्य करने के ऐसे तरीके जो कि स्थापित हो चुके हैं। अगर सिर्फ इतना होता कि सोचने और कार्य करने के तरीके, सिर्फ तरीके होता, स्थापित शब्द नहीं होता, तो हम उसको कहते कि ये व्यवहार है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसे मतलब कार्य करने के तरीके या ऐसे सोचने के तरीके जो स्थापित हो चुके हैं, मतलब पूरा समाज उनको मान चुका है, पूरा समाज उनको स्वीकार कर चुका है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रथा कहेंगे। ठीक है। संस्कृति क्यों नहीं होगा? तो संस्कृति इसलिए नहीं होगा क्योंकि संस्कृति बहुत ज़्यादा, मतलब एक कह सकते हो एक विशाल अवधारणा है, लेकिन इसको यहाँ पे हम सिर्फ प्रथा के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। संस्कृति तो बहुत बड़ी अवधारणा हो जाएगी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सोचने और कार्य करने के स्थापित तरीके को हम क्या कहेंगे? प्रथा कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर अपराध होना ही क्रांति है, ये किसका मानना था? अगर बड़े पैमाने पर अपराध हो रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्रांति है। ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले करवा चुकी हूँ। जिन लोगों को याद होगा तो वो लोग इजीली इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। बड़े पैमाने पर अपराध होना यही क्रांति है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट के मर्टन, सोरोकिन, दुर्खीम। तो किसने कहा था कि अगर अपराध हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर मतलब बहुत बड़ी संख्या में अपराध हो रहे हैं, तो वो क्रांति है। तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, मर्टन, सोरोकिन या फिर दुर्खीम। तो मर्टन और दुर्खीम तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ये नहीं होंगे। दो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एक तो आपके बचे कार्ल मार्क्स, दूसरे बचते हैं आपके सोरोकिन। तो राइट आंसर है इसका सोरोकिन। सोरोकिन ने कहा था कि जो क्रांति है वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्रांतियाँ अहितकर होती हैं क्योंकि क्रांतियों में अपराध होने लगते हैं, समाज में विघटन होने लगता है, टूट फूट होने लगता है। तो जो क्रांतियाँ हैं ये समाज के लिए अहितकर होती हैं, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। मार्क्स तो क्रांति को अच्छा मानते हैं ना, सोरोकिन ने माना कि क्रांतियों के साथ में अपराध होने लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा समुदाय जहाँ लोग भावना से जुड़े होते हैं कहलाएगा? एक ऐसा समुदाय जहाँ पर लोग फीलिंग से जुड़े होते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं, तो उस समुदाय को हम क्या कहेंगे? वृहद समुदाय, लघु समुदाय, नगरीय समुदाय या फिर जेसल सॉफ्ट? तो क्या कहेंगे हम? एक ऐसा समुदाय है जहाँ पर लोग भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं उस समुदाय के साथ में जुड़ी हुई हैं। कुछ हद तक कह सकते हो कि उनमें हम की भावना है, कुछ हद तक क्या उनमें हम की भावना होती ही है। तो हम की भावना पाई जाती, भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे समुदाय को हम क्या कहेंगे? जेसल सॉफ्ट, नगरीय समुदाय, लघु समुदाय या फिर वृहद समुदाय? जल्दी से बताइए। राइट आंसर है लघु समुदाय। क्या कहेंगे? लघु समुदाय कहेंगे। एक ऐसा समुदाय जहाँ लोग भावनाओं से जुड़े होते हैं उसको हम कहेंगे लघु समुदाय, क्योंकि वी फीलिंग होती है, छोटा समूह होता है तो थोड़ा सा घनिष्ठता होती है और लोगों की फीलिंग्स उसमें जुड़ी होती हैं। जहाँ भी घनिष्ठता होगी वहाँ पे भावनाएं अपने आप ही आ जाएंगी। छोटा समूह है ना, छोटा समुदाय है लघु समुदाय। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी? दी थी आपके रेडफील्ड ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्य होते हैं, जो मूल्य हैं इनको आप क्या कह सकते हो? ये क्या होते हैं? नीति, संस्कृति, समाज में बहुत उत्पाती या फिर अच्छा और अभीष्ट? तो मूल्य क्या होते हैं? नीति है, संस्कृति है, समाज में बहुत उत्पादी है या फिर अच्छा और अभीष्ट होते हैं? क्या होगा इसका? तो इसका होगा डी। जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा समाज में अच्छी मानी जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसमें अच्छा होता है, समाज उसको अच्छा मानता है।
और अभीष्ट यानी इच्छित हैं, उनको करना चाहता भी है। अभीष्ट का मतलब जो चीज़ें इच्छित हों, जो करना चाहें लोग, तो वो अच्छी भी है और अभीष्ट भी है। तो मूल्य क्या है? अच्छा है और अभीष्ट है। नीति नहीं होता है। नीति तो फिर आ जाएगा, कोई नियम वगैरह में आ जाएगा, कोई भी इस तरीके की चीज़ें नीति में आ जाएंगी, तो नीति नहीं है। मूल्य क्या है? अच्छा और अभीष्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पटी शेल मैरिज का अर्थ होता है। इम्पटी शेल मैरिज, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है पति पत्नी शारीरिक तौर पर अलग हो चुके हों। बी है पति पत्नी किराए के मकान में रहते हों। सी है पति पत्नी साथ रहते हों लेकिन कानूनी तौर पर विवाहित रहते हों, लेकिन उनका विवाह नाम मात्र का रहता हो। और डी है पति पत्नी अपने माता पिता के साथ रहते हों। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इम्पटी शेल मैरिज, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो इसमें से कौन सा होगा? अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए तो उसमें ज़्यादातर जो लॉन्ग ऑप्शन होता है वो सही हो जाता है। तो इसमें से अभी हम ये वाला तुक्का अगर मारेंगे तो हम तुक्का मारेंगे सी पे, और अगर इसको पता था तो बहुत अच्छी बात। चलिए समझिए क्या होता है इम्पटी शेल मैरिज। इसको कहेंगे कि जहाँ भी हस्बैंड वाइफ मतलब मैरिड तो हैं, कानूनी तौर पर विवाहित हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ना तो भावनात्मक तौर पर उनका कोई लगाव है और ना ही उनके शारीरिक तौर पर कोई संबंध है। तो कानूनी तौर पर दिखावे के लिए वो सिर्फ पति पत्नी है। तो इसको बोलते हैं इम्पटी शेल, मतलब एकदम सब खोखलापन है, उसमें सब खालीपन है, सिर्फ दिखावा ही दिखावा है, तो नाम मात्र का दिखावे वाली शादी। तो ये है इम्पटी शेल मैरिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने शहर को सभ्यता की नाली, सिटी एज ए सिंक ऑफ सिविलाइजेशन कहा है? किसने कहा कि जो शहर है ये सभ्यता की नाली है, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि सिटी एज ए सिंक ऑफ सिविलाइजेशन, ये किसने कहा है? ऑप्शन है मनियार्ड, ई मुंतज, या फिर स्पेंगलर, या फिर मैकिम मैरियट। तो किसने बताया था कि जो शहर होते हैं, सिटी होती हैं, ये सिंक ऑफ सिविलाइजेशन? किसने बताया था? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। राइट आंसर है स्पेंगलर। स्पेंगलर ने कहा था सिटी एज ए सिंक ऑफ सिविलाइजेशन, कि जो शहर हैं यहीं पर कह सकते हो कि सभ्यता का जन्म हुआ, या फिर सभ्यता सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है, ऐसा कुछ। तो सिटी एज ए सिंक ऑफ सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने संघर्ष को क्या माना है? जो कार्ल मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग संघर्ष क्या है? अरचनात्मक बल, जीवन पद्धति, विकास का इतिहास, रोगात्मक और हानिकारक। क्या माना है कार्ल मार्क्स ने संघर्ष को? तो जहाँ भी स्ट्रगल होगा वहाँ पे कार्ल मार्क्स का नाम आएगा, क्योंकि संघर्षवादी जो विचारधारा है इसके प्रणेता माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। और इनके साथ में और किसका नाम आता है? वेबर को भी कई कई जगह पे ऑप्शन में दे दिया जाता है। और इसके अलावा आपके डेरेंडॉर्फ, कोजर, कोलिंस, और फिर मार्क्स को किसने आगे फॉलो किया था? नौ मार्क्सवादी, अल्थुजर। तो ये सारे भी संघर्षवादी विचारधारा के रहे हैं। तो मार्क्स ने संघर्ष को माना क्या है? क्वेश्चन ये है, रचनात्मक बल, जीवन पद्धति, विकास का इंजन, या फिर रोगात्मक और हानिकारक। तो देखो मार्क्स ने क्या कहा था कि क्रांतियाँ जो होती हैं वो इतिहास का इंजन होती हैं। तो एक तरीके से वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर क्रांति हो रही है, अगर संघर्ष हो रहा है, तो क्या होगा? उससे विकास होगा और उससे एक नई व्यवस्था बनेगी, डेवलपमेंट, मेनली परिवर्तन होगा, डेवलपमेंट होगा। तो वो संघर्ष को क्या मानते हैं? विकास का इंजन। वही जो उनका कथन था कि क्रांतियाँ जो हैं वो आगे प्रोग्रेस की तरफ ले जाती हैं। तो सेम चीज़ है, यहाँ भी वही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनोमिया एक टर्म है, यूनोमिया, ये टर्म इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति, मानकहीनता की स्थिति, एक समान पद, एक समान संपत्ति।
तो यूनोमिया का मतलब क्या है? यूनोमिया एक टर्म है। अब सबसे पहले तो देखिए कि ये यूज़ किसने किया था। तो जो यूनोमिया का जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ किया था आपके ब्राउन ने, रेडक्लिफ ब्राउन। तो इन्होंने दिया था यूनोमिया डिस्नोमिया, ये दो कॉन्सेप्ट दिए थे। तो यूनोमिया से उनका क्या मतलब था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यूनोमिया से ब्राउन का मतलब था कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहे समाज में। तो ठीक ठाक रहे मतलब समाज स्वस्थ है, तो सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति को इन्होंने कहा था यूनोमिया। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर सब कुछ ठीक रहे, सब सही रहे, तो सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति। और डिस्नोमिया यानी कि थोड़ा सा कुछ कुछ गड़बड़ है, मानकहीनता है या कुछ भी है ऐसा कि समाज में सब कुछ सही नहीं है, तो वो चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, ये पुस्तक के लेखक, इसके लेखक बताने हैं। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, इसके राइटर कौन है? ऑप्शन है कार्ल पार्पर, जिन्सबर्ग, कार्ल मार्क्स, ई ग्लैडन। तो ये पुस्तक किसकी है? इम्पॉर्टेंट बुक है, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। किसने लिखी है ये पुस्तक? द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल पार्पर। कार्ल पार्पर की है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, फेमस पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नौकरशाही जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने यूज किया? क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले किसने प्रयोग किया? ऑप्शन में है वेबर, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फेयोल, विंसेंट डी गुर्ने। ये जो क्वेश्चन है ये अभी जस्ट जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का, उसमें आया हुआ है। मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मुझे ये न्यू क्वेश्चन लगा और मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ज़्यादा तो लोग जाएंगे वेबर पे, लेकिन राइट आंसर है विंसेंट डी गुर्ने। डी राइट है इसका। इन्होंने यूज़ किया था सबसे पहले नौकरशाही शब्द, विंसेंट डी गुर्ने, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत मानव की अवधारणा किसने दी थी? सीमांत मानव, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे तो हो जाएगा मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आया था, लेकिन उसमें ऑप्शन गलत हुए थे, तो उसमें ऑप्शन गलत थे, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ऑप्शन है रॉबर्ट इजरा पार्क, बर्गेस रेडफील्ड या फिर मोस्का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर सबको पता होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्क। मार्जिनल मैन जो कॉन्सेप्ट है ये पार्क का है, लेकिन जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें पार्क ऑप्शन में नहीं था, तो उसमें क्या होगा फिर? अगर पार्क नहीं है तो फिर आप मर्टन को टिक कर देना, ठीक है, फिर मर्टन को लगा देना। वैसे दोनों हैं तो आप पार्क पे जाओगे, इन्हीं का कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असत्यकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? असत्यकरण, असत्यकरण की अगर हम इंग्लिश टर्म देखें तो इसको बोलेंगे फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? थॉमस क्विहेन, कार्ल पार्पर, सी राइट मिल्स, आर बी ब्रेथवेट। तो फॉल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बताइए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पार्पर। फाल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल पार्पर। ये मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियोस में उस टाइम पे बनाई थी, तो उसमें मैंने इसको क्लियर किया हुआ है, कार्ल पार्पर ने दिया है फाल्सिफिकेशन। ये पूरा थियोरी मैंने समझाई थी जब मैं यूजीसी नेट के जब मैंने बैच स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पे करवाए थे, तो उसमें मैंने ये पूरी थियोरी समझाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति एवं अनुबंध के आधार पर समाज को बांटा है। किसने सामाजिक स्थिति और अनुबंध के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया या समाज को बांटा? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, हेनरी मैन या फिर रूसो। तो किसने सामाजिक स्थिति अनुबंध के आधार पर समाज को बांटा? जल्दी से बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मैन। हेनरी मैन ने सामाजिक स्थिति और अनुबंध के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया है, सी। अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश हैं। ये किसने कहा? परिभाषा है संयुक्त परिवार की कि जो संयुक्त परिवार है उसमें एक से अधिक प्राथमिक परिवार होते हैं, आधार परिवार के करीबी संबंधी होते हैं, आम निवास होता है और पितृवंशीय वंश होता है। तो ये जो परिभाषा है संयुक्त परिवार की, ये किसने दी है? आपको ये बताना है। हेनरी मैन, IP देसाई, CB मेमोरी या फिर इरावती कर्वे। तो ये चीज़ किसने बताई है? हेनरी मैन, IP देसाई, CB मेमोरी, इरावती कर्वे। तो किसने बताया है? बताया है ये CB मेमोरी ने। इन्हीं की परिभाषा है कि जो संयुक्त परिवार है इसमें एक से अधिक छोटे परिवार होते हैं, उनके करीबी संबंध होते हैं और एक आम निवास होता है और पितृवंशीय वंश से सभी संबंधित होते हैं ज़्यादातर। तो ये बताया था आपके CB मेमोरी ने। ये भी न्यू डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबरनेटिक पदानुक्रम की अवधारणा किससे संबंधित है? साइबरनेटिक पदानुक्रम, इंग्लिश में बोलेंगे साइबरनेटिक हायरार्की। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है? डेविस, पार्सन्स, लेंस्की या फिर फुको। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट किसका है? साइबरनेटिक हायरार्की। डेविस, पार्सन्स, लेंस्की या फिर फुको। और ये जो कॉन्सेप्ट है साइबरनेटिक हायरार्की, ये कॉन्सेप्ट दिया है आपके पार्सन्स ने। साइबरनेटिक हायरार्की, तो इसमें यहीं पर इन्होंने बताया था कि समाज में जो पूरी सामाजिक व्यवस्था होती है उसके हम 4 डायमेंशन उसके होते हैं। एक तो होता है आपका सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, एक होता है आपका सोशल यानी कि सामाजिक, एक होता है आपका व्यक्तित्व संबंधी और एक होता है आपका जैविक सिस्टम। ठीक है, ये 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा से संबंधित है। आभासी प्राथमिक समूह, ये कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है समनर, मर्टन, कूले या फिर डेविस। तो आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? बहुत इजी है, CH कूले ने दी थी आभासी प्राथमिक समूह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने माना कि स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है? ये एक तरीके की परिभाषा है स्ट्रैटिफिकेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी भी गई है। उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है ये स्ट्रैटिफिकेशन। ऐसा किसने माना था? जिसबर्ट, मूरे, डेविस या फिर न्यूमेयर। तो किसने ये डेफिनेशन दी हुई है स्तरीकरण की? राइट आंसर है बी, मूरे। ये इन्होंने बताया था कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये उच्चतर और निम्नतर यानी कुछ इकाइयाँ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, तो ये हायरार्की है, ये क्षैतिज विभाजन है। तो इकाइयों में क्षैतिज विभाजन, ऐसा माना था मूरे का। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों का 6 भागों में वर्गीकरण किस समाजशास्त्री ने किया? कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने प्रजातियों का 6 भागों में वर्गीकरण किया? रिजले, हट्टन, मजूमदार या फिर गुहा। तो प्रजातियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया था आपके गुहा जी ने। डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता का अनेक पीढ़ियों में संचारित होकर एक संस्कृति बन जाने के सिद्धांत से कौन संबंधित है? कौन से सिद्धांतकार हैं जिनका मानना था कि निर्धनता अनेक पीढ़ियों में संचारित होती है तो वो एक संस्कृति बन जाती है? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, रेडफील्ड या फिर आशीष बोस। तो किसका मानना था कि जब निर्धनता कई पीढ़ियों में आ जाए तो वो एक कल्चर बन जाएगी? बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है निर्धनता की संस्कृति, और किसने दिया है ये सबको पता है? ऑस्कर
लेविस। ऑस्कर लेविस का सिद्धांत है निर्धनता की संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं, ये किसका मानना था? लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं, ऐसा किसने कहा था? अलेक्जेंडर, स्पेंसर, एफ अब्राहम या फिर मैक्स वेबर? तो किसने कहा है लोक विधि विज्ञान को लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां? राइट आंसर है सी, एफ अब्राहम। इनका मानना था कि जो लोक विधि विज्ञान है ये लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं। ठीक है, ये नई डेफिनेशन है, कई बारी पूछ सकता है, मान लो कि दूसरा आपका कोई भी नेम दे देगा जो कि फेमिलियर होगा और आप उस पे चले जाओगे, तो ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक विधि विज्ञान, सॉरी ये सेकेंड रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वेबर, लिंटन, मर्टन या फिर बर्जर, पीटर बर्जर। तो परिस्थिति भूमिका की अवधारणा का फर्स्टली यूज किसने किया है? वो किया है आपके लिंटन ने। ठीक है, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू नियमावली महाकाव्य संबंधी जो पुस्तकें होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन देखिए, श्रुति, स्मृति, विश्वास प्रणाली, ऑर्थोडॉक्सी। हिंदू नियमावली महाकाव्य संबंधी जो भी पुस्तकें होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? जिनमें रूल्स वगैरह होते हैं और ऐसे कोई एपिक्स वगैरह होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको कहा जाएगा स्मृति, कि वो स्मृति में रही हैं और उसके बाद उनको रिटर्न किया गया, तो ये क्या है? स्मृति कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रजाति शब्द के स्थान पर एथनिक ग्रुप शब्द प्रयोग किया? जो रेस, प्रजाति यानी रेस वर्ड है, उसकी जगह पर किसने एथनिक ग्रुप शब्द को यूज किया है? ऑप्शन है हक्सले, रिजले, मजूमदार या फिर गुहा। तो किसने प्रयोग किया है प्रजाति के स्थान पर एथनिक ग्रुप शब्द? तो ये प्रयोग किया है आपके हक्सले ने। ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही व्यक्तित्व की अवधारणा से कौन संबंधित है? नौकरशाही व्यक्तित्व, ब्यूरोक्रेसी, पर्सनैलिटी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन है वेबर, रूथ बेनेडिक्ट, सोरोकिन या फिर मर्टन। तो किसने दिया था नौकरशाही व्यक्तित्व की अवधारणा का कॉन्सेप्ट? जल्दी से बताइए, वेबर है, रूथ बेनेडिक्ट है, सोरोकिन है या फिर मर्टन है? नौकरशाही व्यक्तित्व, ब्यूरोक्रेसी, पर्सनैलिटी। राइट आंसर है मर्टन। मर्टन ने दिया था ब्यूरोक्रेसी, पर्सनैलिटी। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आप लोगों को सर्च करना, ये आप लोगों का होमवर्क है, सर्च करके इसको नोट डाउन करिएगा, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य और निकट रूप से संबंधित है? नातेदारी के अध्ययन में कौन सा कारक है जो कि मुख्य और निकट रूप से संबंधित है? ए है मनोवैज्ञानिक, बी है जैविकीय, सी है रूपात्मक और डी है खगोलीय। तो कौन सा कारक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि नातेदारी के अध्ययन में बहुत ही क्लोजली और एक मेन रोल निभाता है? इसमें से कौन सा है? मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, रूपात्मक या फिर खगोलीय? तो कौन सा है? राइट आंसर है मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल जो फैक्टर होता है वो नातेदारी के अध्ययन से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली, बहुत ही मेन तरीके से वो संबंधित होता है। तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी संस्कृति जिसमें व्यक्ति के नैतिक संहिता के आंतरीकरण के माध्यम से व्यवहार की अनुरूपता बनाए रखी जाती है, उसको क्या कहते हैं? एक ऐसा कल्चर है जिसमें जो व्यक्ति की नैतिक संहिता के आंतरीकरण यानी कि उसके जो एथिक्स हैं, उसके मॉरल्स हैं, उसको ऐसा सिखा दिया जाता है, उसके माध्यम से व्यवहार की अनुरूपता बनाए रखी जाती है कि वो ठीक तरीके से बिहेवियर करे। तो इसको हम क्या कहेंगे?
ये कौन सा कल्चर कहलाएगा? गिल्ट कल्चर, शेम कल्चर, ऑनर शेम या फिर फियर कल्चर? ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी फिलहाल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक ऐसा कल्चर है जहां पर उसको ऐसे एथिक्स, ऐसे मॉरल सिखा ही दिए जाते हैं, आंतरिकृत कर दिए जाते हैं, जिससे वो वैसा बिहेवियर नहीं करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर है गिल्ट कल्चर। गिल्ट कल्चर में क्या होता है कि नैतिक संहिता का आंतरीकरण, यानी ऐसे एथिक्स सिखा दिए जाते हैं कि उसको फिर गिल्ट होने लगता है अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो। जैसे आपको सिखा दिया जाए चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, तो फिर अगर आपने वैसा किया तो आपको अंदर से मतलब अच्छा सा नहीं लगेगा, अंदर से लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो अंदर से एक गिल्ट होगी और फिर आप जो है वैसा नहीं करोगे, तो व्यवहार की आपकी अनुरूपता बनी रहेगी। तो इसे हम कहेंगे गिल्ट कल्चर। अगला क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय संरचनावादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? मानव शास्त्रीय संरचनावादी, फूको, मेलिनोव्स्की, ब्राउन या फिर लेवी स्ट्रॉस? राइट आंसर है लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस को कहा जाता है मानवशास्त्रीय संरचनावादी। डी राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कूडोस से संबंधित सिद्धांतकार हैं? कूडोस ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, किसका है? बहुत ही फेमस है, नेट में भी पूछा गया है। ऑप्शन है कॉम्टे, वेबर, पार्सन्स और मर्टन। जल्दी से बताइए। राइट आंसर है मर्टन। मर्टन का कॉन्सेप्ट है कूडोस। अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त बनाम अर्जित प्रतिमान चर के मध्य अंतर किसने किया है? एरिक्सन, लिंटन, पार्सन्स या फिर मर्टन? प्रदत्त बनाम अर्जित प्रतिमान चर, तो ये किसने किया है? एरिक्सन, लिंटन, पार्सन्स या फिर मर्टन? जल्दी से सॉल्व करिए। राइट आंसर है पार्सन्स। प्रतिमान चर यानी कि पैटर्न वेरिएबल, और पैटर्न वेरिएबल की बात कौन करता है? अपने पार्सन्स करते हैं। तो प्रदत्त बनाम अर्जित पैटर्न वेरिएबल या प्रतिमान चरों की बात कौन करता है? पार्सन्स करेंगे। और एरिक्सन ने क्या किया था? इन्होंने गुण बनाम, प्रदत्त बनाम अर्जित, ऐसा कुछ इन्होंने संकट से संबंधित बताया था। पहचान का जो इन्होंने संकट बताया था एरिक्सन ने, पहचान का संकट, वहां पर। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र विहीन वसन विहीन, हाँ एक ही वर्ड है, वस्त्र विहीन, वसन विहीन अपराध की अवधारणा से कौन संबंधित है? वसन विहीन अपराध, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन है लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, टॉफ्ट या फिर बेकरिया। तो वसन विहीन अपराध, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था आपके टॉफ्ट ने। टॉफ्ट ने किसके सिद्धांत के विरोध में सिद्धांत दिया था? तो वो दिया था आपके सदरलैंड के सिद्धांत के विरोध में। सदरलैंड ने क्या सिद्धांत दिया था? स्वैत वसन अपराध का, कि ऐसे अपराधी जो कि उच्च परिस्थिति धारक होते हैं, तो अपनी परिस्थिति या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वो अपराध करते हैं, तो उनको कहा जाएगा कि वो सफेद पोश अपराध हैं। तो टॉफ्ट ने कहा कि फिर ऐसे अपराधी जो कि बहुत ही गरीब हैं, तो उनके अपराध को हम क्या कहेंगे? क्या निर्वस्त्र वाला अपराध कहेंगे? तो वही इन्होंने दिया था वसन विहीन अपराध। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी किसने दो भागों में विभाजित किए? अपराधियों के वर्गीकरण में किसने बताया है कि दो प्रकार के अपराधी होते हैं, आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी? ये किसने बताया है? एलेक्जेंडर और स्टॉर्म, हेंडरसन, सदरलैंड और डेविस? तो किसने बताया है? राइट आंसर है एलेक्जेंडर और स्टॉर्म। आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी एलेक्जेंडर और स्टॉर्म। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? नेतृत्व ये एक प्रोसेस है, किस प्रकार का प्रोसेस है? द्विमुखीय, त्रिमुखीय, एकमुखीय या फिर अंतर्मुखीय? नेतृत्व किस प्रकार का प्रक्रिया है, किस प्रकार का प्रोसेस है? तो जब भी बात आएगी नेतृत्व की, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विमुखीय होगा। राइट आंसर है ए। क्यों हो जाएगा द्विमुखीय? क्योंकि इसमें क्या है
कि एक तरफ से आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, मतलब सामने से अगर आप नेतृत्व कर रहे हो तो कोई तो नेतृत्व आपका लेने वाला भी पीछे से होगा ना, कि कोई आपको फॉलो भी करे। तो एक हो जाएगा नेता और एक हो जाएगा फॉलोअर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रक्रिया है ये द्विमुखी है। अगला क्वेश्चन है अनुष्ठान वृद्धि। ये कॉन्सेप्ट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहैंस्ड रिचुअलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अनुष्ठान वृद्धि की संकल्पना से कौन संबंधित है? एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, योगेंद्र सिंह, आई.पी. देसाई। और ये जो कॉन्सेप्ट है इनहैंस्ड रिचुअलाइजेशन, ये संबंधित है आपके बी.आर. चौहान से। इन्होंने दिया था इनहैंस्ड रिचुअलाइजेशन। इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे एस.सी. दुबे में और बी.आर. चौहान में, लेकिन इसको आप इंग्लिश टर्म सर्च करिए इनहैंस्ड रिचुअलाइजेशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये बी.आर. चौहान की है। इनहैंस्ड रिचुअलाइजेशन बी.आर. चौहान ऐसे डाल के सर्च करेंगे जब आप, तो आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। बी.आर. चौहान जो है, इन्होंने कौन से गाँव का अध्ययन किया था? राणावतों की सादड़ी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराध की लेबलिंग थ्योरी से कौन संबंधित है? अपराध की लेबलिंग थ्योरी, इसको हिंदी में कहेंगे अपराध का नामपत्रण सिद्धांत। नामपत्रण सिद्धांत, ठीक है। लोम्ब्रोसो, क्लोवार्ड, ओहलिन, बेकर या फिर सदरलैंड। तो लेबलिंग थ्योरी अपराध की या फिर नामपत्रण सिद्धांत से कौन संबंधित है? राइट आंसर है बेकर। लेबल लगाना किसी चीज़ पे, थ्योरी क्या है कि अपराधी को चिन्हित करना, कि लेबल लगा दो कि ये अपराधी है। समाज चिन्हित कर देता है कि तुमने कोई ऐसा काम किया है, तो तुम पे लेबल लगा दिया गया, तो तुमने ये गलत किया है तो तुम अपराधी हो गए, तुम पे लेबल लगा दिया गया, तुमको चिन्हित कर दिया गया। तो ये किसने दिया था? बेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंग्लैंड तथा वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का अध्ययन किया? इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का अध्ययन किसने किया? मार्क अब्रांस, डेविड ग्लास, थॉमस बटोमोर या फिर रॉबर्ट डहल। तो किसने किया था? राइट आंसर है डेविड ग्लास, बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रकारात्मक सहचर्य है, किसने कहा था? जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है ये औद्योगिकीकरण के साथ साथ चलती है, या इसको कह सकते हैं कि ये जुड़ी हुई है, संबंधित है। ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है स्मेल्सर, ए.टी. जोन्स, एन. जैकब या फिर डब्ल्यू.ई. मूरे। तो किसने कहा था कि आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है ये औद्योगिकीकरण के साथ जुड़ी हुई है प्रकार्यात्मक रूप से? ये कहा था आपके डब्ल्यू.ई. मूरे ने। ये प्रकारात्मक सिद्धांत के समर्थन में भी रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण ये प्रकारात्मक सहचर्य है, साथ साथ में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक गांव। वैश्विक गांव की संकल्पना किसने की है? वैश्विक गांव का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एच. मार्क्यूज या फिर इसको कह सकते हैं हर्बर्ट मार्क्यूज। बी पे है मार्शल मैक्लुहान, सी पे है हैबरमास, डी पे है कैसेल्स। तो किसने वैश्विक गांव की संकल्पना दी है? ये है मार्शल मैक्लुहान। इन्होंने क्या कहा था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सब कुछ ऐसे हो गया है जैसे सब एक ही गांव में सिमट गया। तो ये तो दिया था मार्शल मैक्लुहान ने। वैश्विक नगर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये एक बार मैंने पूछा था, आप लोगों को राइट आंसर पता होना चाहिए इसका। वैश्विक गांव मार्शल मैक्लुहान, और वैश्विक नगर किसने दिया है? नहीं पता है तो सर्च करके नोट करिए, पता है तो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना अंतःक्रियारत शक्तियों का जाल है, किसने कहा? लेवी स्ट्रॉस, कार्ल मैनहिम, रेडक्लिफ ब्राउन और लास्ट ऑप्शन है नाडेल। तो सामाजिक संरचना अंतःक्रियारत शक्तियों का जाल है, ये किसका मानना था?
और इसका राइट आंसर है बी, कार्ल मैनहिम। सामाजिक संरचना क्या है? अंतःक्रियारत शक्तियों का जाल है। ऐसी शक्तियां हैं जो कि एकदम संजाल बना देती हैं आपस में मिलजुल के। तो ये कार्ल मैनहिम का। अगला क्वेश्चन है, किसने माना कि धर्मनिरपेक्षीकरण का तात्पर्य विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से है जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक के एक दूसरे के प्रति संबंध में अधिक से अधिक पृथक होने में दिखलाई पड़ती है। लंबी सी परिभाषा है धर्मनिरपेक्षीकरण की। इन शॉर्ट कहें, धर्मनिरपेक्षीकरण को विभेदीकरण की प्रक्रिया किसने माना? AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे। तो किसने माना है धर्मनिरपेक्षीकरण को विभेदीकरण की प्रक्रिया? राइट आंसर है आपका MN श्रीनिवास। C करेक्ट है इसका, ये वाला राइट है। लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे पहले हमने कुछ 3-4 मिनट का अपना जो इंस्ट्रक्शन वगैरह लिए थे, तो हमारी जो स्पीड है वो बहुत सही जा रही है क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करें। अगला क्वेश्चन देखिए, संकुचीकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? संकुचीकरण, सार्वभौमिकीकरण और संकुचीकरण, ये दो प्रक्रियाएं हैं जो कि किसी एक थिंकर से संबंधित हैं। तो इसमें से पूछा गया है संकुचीकरण की प्रक्रिया का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? ऑप्शन है आपके मिल्टन सेंगर, मैकिम मेरियट, मॉरिस ओपलर और डी पे है आपके मजूमदार। तो किसने संकुचीकरण की प्रक्रिया को सबसे पहले बताया? ज़्यादातर लोग जाएंगे मिल्टन सेंगर या मैकिम मेरियट पे, लेकिन इधर राइट है सी, मॉरिस ओपलर। संकुचीकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले दिया था मॉरिस ओपलर ने, और मैकिम मेरियट ने इसी को यूज़ किया है, संकुचीकरण, सार्वभौमिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें, सार्वभौमिकता या सार्वभौमिकीकरण ये एक ही चीज़ है, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, वृहत परंपरा के तत्व नीचे की ओर आते हैं ताकि वो लघु परंपरा का हिस्सा बन जाए। लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों एवं मान्यताओं को उजागर करता है, सार्वभौमिक नियमों को मानता है, या फिर लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहत परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो सार्वभौमिकीकरण में क्या होता है? सार्वभौमिकीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो लघु परंपरा है, यानी कि एक स्थानीय स्तर पर जुड़ी हुई है परंपरा, वो जो कि संकुचित है, तो वो ऊपर की। तो राइट क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन है, किसने पश्चिमीकरण की अवधारणा में 3 मुख्य बातों को बताया? व्यवहार संबंधी, ज्ञान संबंधी और मूल्य संबंधी। पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? MN श्रीनिवास से। तो MN श्रीनिवास की परिभाषा में 3 मुख्य बातों को किसने बताया कि 3 मुख्य बातें आती हैं? एक तो व्यवहार संबंधी, दूसरा ज्ञान संबंधी और मूल्य संबंधी। MN श्रीनिवास का जो सिद्धांत है पश्चिमीकरण, उसमें ये 3 बातों को किसने बताया? योगेंद्र सिंह, डेनियल लर्नर, या फिर बी कुपुस्वामी, या फिर TK ओमेन। तो किसने बताया था ये पश्चिमीकरण की अवधारणा में 3 मुख्य बातों को किसने शामिल किया? राइट आंसर है आपका सी, बी कुपुस्वामी। इन्होंने जो श्रीनिवास की जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है उसमें कहा था कि 3 मुख्य बातें आती हैं, एक तो व्यवहार संबंधी, दूसरा ज्ञान संबंधी और तीसरा है मूल्य संबंधी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज कानून लागू हुआ? पंचायती राज कानून जो है ये सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी है राजस्थान, डी है तमिलनाडु। तो किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज कानून लागू हुआ था? पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। इजी क्वेश्चन है लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिला था जहां पर सबसे पहले पंचायती राज कानून को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था ये बताइए आप लोग।
ये कब लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम? ये कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य था। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, या फिर निर्धनता उन्मूलन के लिए। तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें क्या हुआ कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो। तो मेन पर्पस क्या था उसका? निर्धनता उन्मूलन। मेन पर्पस था निर्धनता का उन्मूलन। अगला बहुत इजी क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम ये कब पारित हुआ था, ये पूछा है। 2003, 2005, 2007, 2009। और घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। अगला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन के द्वारा ओबीसी सूची में कितनी जातियां सम्मिलित की गई? मंडल कमीशन ये जो बनाया गया था जिसके आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, इसमें ओबीसी की कितनी जातियां सम्मिलित की गई थी जो उन्होंने ओबीसी की सूची दी थी? उन्होंने कहा था कि ओबीसी का जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज़्यादा है। तो कितनी जातियां उन्होंने सम्मिलित करी थी? 3545, 3743, 2043, 2843 और 3235। राइट आंसर है बी 3743। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो जजमानी व्यवस्था है ये क्या व्यक्त करता है, मतलब इससे हम क्या समझ सकते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है, या फिर अंतर जातिगत संबंध है, या फिर पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, या फिर अंतर जातिगत संबंध, या फिर पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जजमानी व्यवस्था है ये अंतर जातिगत संबंधों को व्यक्त करती है। अब आप लोग पूछेंगे कि ए क्यों नहीं होगा? तो देखो, वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान है ये तो वस्तु विनिमय प्रणाली में भी होता है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान तो उसमें भी होता है। तो यहाँ पर जजमानी व्यवस्था स्पेशली पूछ रहा है ना, तो अंतर जातिगत संबंध जहाँ पर एक सेवादार जातियाँ जो कि सेवा करती हैं, एक सेवा लेने वाली यजमान जातियाँ, ठीक है, यानी कि यजमान और कमीन जो बोला जाता है, तो उनके बीच में अंतर जातिगत संबंध होते हैं। ये है जजमानी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीयक नातेदारी में कितने प्रकार के नातेदारों को रखा है जीपी मर्डॉक ने? 69, 99, 33 या 151? तो जीपी मर्डॉक जो थे इन्होंने, इनकी पहले तो पुस्तक देख लीजिए, इनकी पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। तो इसमें इन्होंने नातेदारी को 3 प्रकारों में डिवाइड किया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में उन्होंने बताया था, प्राथमिक में आते हैं कितने? प्राथमिक में आएंगे 8, और द्वितीयक में कितने आएंगे? 33, और तृतीयक में कितने आएंगे? 151। तो 8, 33 और 151, ये 3 प्रकार की नातेदारी इन्होंने बताई थी। प्राथमिक में वे आएंगे जो हमारे बहुत क्लोज हैं, द्वितीयक में जो हमारे प्राथमिक हैं, और तृतीयक में जो हमारे द्वितीयक के प्राथमिक हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का एक प्रकार जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, ये क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या फिर आर्ष विवाह?
तो हिंदू विवाह का एक ऐसा प्रकार जिसमें पुत्री को हम किसी पुरोहित को भेंट करते हैं, ससम्मान उसको अलंकारों से सुसज्जित करके, वस्त्रों से सुसज्जित करके, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये विवाह का कौन सा प्रकार है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या फिर आर्ष विवाह? राइट आंसर है बी, इसको हम कहेंगे दैव विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक और नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ से संबंधित डेफिनेशन पूछी गई है कि पुरुषार्थ वो है जो कि हिंदू आश्रम व्यवस्था को मानसिक और नैतिक आधार प्रदान करता है। ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु, डॉक्टर दुबे या फिर डॉक्टर लल्लन जी गोपाल। तो आपको दो तो क्लियर हो गया होगा, नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे? ये दोनों तो नहीं होंगे। अब कौन से बचे? के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु। तो आश्रम व्यवस्था को मानसिक और नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था पुरुषार्थ है, ये कहा था आपके पी.एन. प्रभु ने। पी.एच. प्रभु भी इनका लिख दिया जाता है। इनकी बुक का नाम है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नोट कर लीजिए, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? तो किस में मिलता है वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या फिर सामवेद में? राइट आंसर है आपका हमारा प्रथम वेद ऋग्वेद। इसमें ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का इसमें बताया है ऋग्वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋतुजनीय परिवर्तन का सिद्धांत। ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, मतलब जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है वैसे ही जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बदलती हैं, ऐसा किसका मानना था? परेटो, सोरोकिन, स्पेंगलर या फिर टैनबी? तो ये किसका है? राइट आंसर है स्पेंगलर। स्पेंगलर ने कहा था कि जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, ऐसे ही उत्थान पतन होता रहता है सभ्यताओं में भी। जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन निश्चित तौर पर होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत किस पर बल देता है? सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो निर्धारणवादी सिद्धांत होते हैं वो मुख्यतया किस पर बल देते हैं? अनेक कारकों पर, 2 कारकों पर, 1 कारक पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत किस पर बल देगा? तो बात हो रही है निर्धारण की। एक ही चीज़ पे हम टिके हैं, उस पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें ना, तो एक ही कारक पे निर्धारण, यानी यही है, इसी वजह से ये चीज़ हो रही है, तो एक ही कारक पे बल देना। अगला क्वेश्चन है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? संयुक्त परिवार को किसने बताया कि ये क्या है? पीढ़ियों की गहराई है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है पीढ़ियों की गहराई, इसको जनरेशन डेप्थ बोलते हैं। अगर इंग्लिश में आप इसका सर्च करोगे तो इसका दूसरा दिखाएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होते हैं, तो अभी जो ऑप्शन में होगा हमको उसी में से टिक करना पड़ेगा। अभी ऑप्शन देखिए, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया। तो इसका राइट आंसर है के.एम. कपाड़िया, पीढ़ियों की गहराई। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख है? 11, 16, 18 या फिर 13? 11, 18, 16, 13 मनुस्मृति में कितने संस्कार बताए गए हैं? कितने बताए गए हैं? मनुस्मृति में कितने संस्कार हैं? 13 संस्कारों का उल्लेख है मनुस्मृति में। और वैसे हिंदू धर्म में कितने संस्कार माने जाते हैं? तो वैसे माने जाते हैं आपके 16। स्त्रियों के लिए पूछे एकमात्र संस्कार कौन सा है? तो वो है आपका विवाह संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। ये किसने कहा है? विज्ञान का संबंध जो है ये पद्धति से है, विषय वस्तु से नहीं है, ऐसा किसने कहा है? कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, लुंडबर्ग या फिर जिन्सबर्ग। तो किसका मानना था कि जो विज्ञान है इसका संबंध पद्धति से है, विषय वस्तु से नहीं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। ये जो दो डेफिनेशन है एक सी मिलती जुलती हैं, एक तो पियर्सन की और दूसरी स्टुअर्ट चेज की। फिलहाल ये डेफिनेशन किसकी है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, विषय वस्तु से नहीं। ये है आपकी स्टुअर्ट चेज की। इसी से संबंधित एक है कार्ल पियर्सन की। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? अतीत लंबा है समाजशास्त्र का, लेकिन इतिहास संक्षिप्त है। मतलब कि जो समाजशास्त्री तो अभी अभी जन्म लिए, या उनको कह सकते हो कि समाजशास्त्र जो नामांकन हुआ है वो 1838 में ही हुआ है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे विचारक रहे हैं जो कि समाज के बारे में सोचते रहे हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो ये किसने कहा था? विरस्टी, सोरोकिन, मर्टन या फिर एम.एन. श्रीनिवास। राइट आंसर है विरस्टी। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन करता है? जिन्सबर्ग, क्यूबर, मैकाइवर या फिर रॉस। तो कौन है जिनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन करता है? जिन्सबर्ग, क्यूबर, मैकाइवर या फिर रॉस। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन करता है, ये मानना था आपके मैकाइवर का। मैकाइवर की पुस्तक का क्या नाम है? सोसाइटी, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि समाज जो है ये सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इन्होंने सामाजिक संबंधों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। किसने? मैकाइवर ने। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन या फिर समाज का विज्ञान। तो समाज शास्त्र क्या है? इसमें क्या स्टडी की जाती है? इसको हम क्या कहेंगे? तो समाजशास्त्र को हम कहेंगे समाज का विज्ञान। क्या कहेंगे? समाज का विज्ञान। डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक ऐसे परिणाम जिनको हम देख सकते हैं और व्यवस्था में वो अनुकूलन के लिए होते हैं, समायोजन के लिए होते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? प्रकार, आकार, सामाजिक परिवर्तन या फिर संचार। तो परिवर्तन की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है, समायोजन की बात हो रही है, संचार भी नहीं होगा, आकार भी नहीं होगा, क्या होगा? प्रकार है। अनुकूलन और समायोजन कौन लाते हैं? प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित समूह का होना, शास्त्रियों का शासक के आदेश की वस्तुगत स्वीकृति या फिर इनमें से सभी। तो सत्ता को हम प्रभुत्वशाली तभी कह सकते हैं, या उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें है अथॉरिटी, उसको तभी हम मानेंगे जब एक तो कोई शासक हो, एक कोई समूह हो जिस पे वो शासन करे, और उसके आदेशों को अक्षरशः लोग फॉलो करें, उसको स्वीकृति दें। तो क्या होगा इसमें का? ये सभी, तीनों ही ये राइट होंगे, ये वाला भी, ये वाला भी। अगला क्वेश्चन पार्सन से संबंधित है। पार्सन्स ने जो सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए जो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की बात करी है, प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं क्या होती हैं? पार्सन्स ने कहा कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो कि समाज को बने रहने के लिए बहुत ही अनिवार्य है, किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। तो इसमें से कौन कौन सी हैं वो? ऑप्शन है अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, समाजीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिरूप अनुरक्षण। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इसमें पूछ रहा है एजिल, तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिरूप अनुरक्षण। 1, 3, 5 एंड 6, सी राइट। एजिल मॉडल, ठीक है, कि समाज को बने रखने के लिए, व्यवस्था को बने रहने के लिए कुछ आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। एडॉप्टेशन है, इंटीग्रेशन है, गोल है और लेटेंसी है। अगला क्वेश्चन है, गॉरफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है। गॉरफिंकल जो सिद्धांतकार हैं, इनके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री जो मेथड है ये क्या है?
इसमें क्या होता है? लिखित अभिलेखों का अध्ययन होता है, या फिर आंकड़ों का सांख्यिकीय वर्णन होता है, या फिर समाज के विश्लेषण के गणना का तरीका है ये, या फिर आंकड़ा संकलन की विधि है। तो डॉक्यूमेंट्री मेथड क्या है? गॉर्फिंकल ने डॉक्यूमेंट्री मेथड को क्या बताया है? तो ये बताया है इन्होंने कि जो डॉक्यूमेंट्री मेथड है गॉर्फिंकल के अनुसार ये है समाज के विश्लेषण के लिए गणना का एक तरीका। सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा से कौन संबंधित है? एकांतिक नाभिकीय परिवार, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मॉर्गन, वार्नर, पार्सन्स या फिर लिंटन। तो एकांतिक नाभिकीय परिवार ये कॉन्सेप्ट से कौन संबंधित है? पार्सन संबंधित है। सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? जो परिवार है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहा है। ये इन्होंने काफ़ी हद तक कहा था संयुक्त परिवार के लिए, और फिर बाद में ये परिवार पे भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। लोग एकाकी परिवार बना रहे हैं, या फिर वो परिवार बनाना ही नहीं चाह रहे, ऐसे ही साथ में रह रहे हैं। तो ये चीज़ें ये किसने कहा था? पार्कर और एंडरसन, विलियम जे गुडे, फ्रेडरिक लीपले या फिर रॉबर्ट वेरस्टीड। तो परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं, ये मानना है आपके विलियम जे गुडे का। इनकी फेमस पुस्तक का नाम है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। पूछ लेता है कभी कभी, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, परिवार के एक विवाही सिद्धांत से कौन संबंधित है? हेनरी मैन, टायलर, मॉर्गन या फिर वेस्टरमार्क। तो परिवार का एक विवाही सिद्धांत, इससे कौन संबंधित है? हेनरी मैन, टायलर, मॉर्गन या फिर वेस्टरमार्क। राइट आंसर डी, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने कहा था कि एक विवाह ही शुरू से चला आ रहा है, यही आदि स्वरूप है, शुरुआत से लेकर के अभी तक यही चला आ रहा है। वेस्टरमार्क। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ये भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, राइटर वेस्टरमार्क। अगला क्वेश्चन है, जिन साधनों द्वारा मनुष्य यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है, ये परिभाषा है। ऑप्शन है वेस्टरमार्क, बी है मजूमदार और मदान, सी है WH रिवर्स और डी है जॉनसन। तो ऐसे साधन जिनके द्वारा यौन संबंधों का नियमन किया जाता है उन्हीं को हम विवाह कहेंगे, ये परिभाषा है। डेफिनेशन पूछ रहा है सिंपली, तो ये डेफिनेशन किसकी है? वेस्टरमार्क, मजूमदार, मदान, WH रिवर्स या फिर जॉनसन। तो ये डेफिनेशन है आपके WH रिवर्स की, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गधोड़ो किस जनजाति में होता है? गोल गधोड़ो एक तरीके का कस्टम जो कि किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी, भील, गोंड, खासी। ये ट्राइब से रिलेटेड मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, वो अगर आपने देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पता होंगी। गोल गधेड़ो किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी, भील, गोंड या फिर खासी। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, विवाह से संबंधित ये प्रथा है। तो किस जनजाति में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके भील, बी। अगला क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित माना का सिद्धांत किसने दिया है? देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, धर्म की से संबंधित माना का सिद्धांत पूछ रहा है। ऑप्शन है हट्टन, दुर्खीम, के मैरिट या फिर टाइलर। तो धर्म से संबंधित माना का सिद्धांत किसने दिया? ये मैंने अपनी क्लास में करवाया हुआ है, मेरे जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। सी राइट है। के मैरिट ने दिया था धर्म की उत्पत्ति से संबंधित माना का सिद्धांत। और जाति से संबंधित फिर अगर आएगा तो उसका अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? धर्म की उत्पत्ति से संबंधित।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास। ये कथन है, ये किसका कथन है कि शिक्षा जो है ये बालक का सर्वांगीण विकास करती है। विवेकानंद, अरविंद घोष, भगवान दास या फिर महात्मा गांधी। तो किसने बताया था ये बालक का सर्वांगीण विकास यही शिक्षा है? ये कहा था आपके महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये कथन किसका है? सहयोग को हम शांतिपूर्ण संघर्ष भी कह सकते हैं। इसमें एक छिपा हुआ संघर्ष रहता है सहयोग में भी, कि हम अगर किसी के साथ में सहयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ हित जुड़े होते हैं, तो एक तरीके से शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये किसने कहा था? कोजर, ग्रीन, वेबर या फिर ड्रेहनेडॉर्फ। तो किसने कहा था? ये कहा था आपके ग्रीन ने। अगला क्वेश्चन है, डेरेनडॉर्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत है आर्थिक स्वार्थ, सत्ता संबंध, वर्गगत स्वार्थ या फिर जातिगत स्वार्थ। तो जो डेरेनडॉर्फ थे तो इन्होंने संघर्ष का मेन रीज़न क्या बताया है, ये पूछ रहा है। तो इन्होंने बताया था कि सत्ता से संबंधित जो चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से संघर्ष होता है। तो बी राइट हो जाएगा, सत्ता संबंध। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह। ये वर्गीकरण किसने किया है? समूहों के वर्गीकरण में ये प्रकार के समूह किसने बताए हैं? एक तो क्षेत्रीय समूह, दूसरा है हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह। ये ऐसा वर्गीकरण किसने बताया? मैकाइवर, पेज, डेविस, मर्टन और वेरस्टीन। तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर और पेज। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये सारा कुछ बताया था आपके मैकाइवर और पेज ने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह को शीत संसार किसने कहा है? द्वितीयक समूह एक प्रकार के शीत संसार हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, घनिष्ठता का अभाव होता है। ऐसा किसने कहा था? डेविस, बोगार्ट्स, पी.एच. लैंडिस या फिर कूले। तो देखो, प्राथमिक समूह दिया था कूले ने, इसी के थोड़ा सा अगेंस्ट, जिसमें विरोधी विशेषताएं हों, घनिष्ठता का अभाव हो, तो ये डेविस ने बताया द्वितीयक समूह होते हैं। और द्वितीयक समूह को शीत संसार ये कहा है पी.एच. लैंडिस ने, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है एवं जिसका अपना आत्मनिर्भर ढांचा एवं कार्यकर्ता होते हैं। परिभाषा है बोगार्ट, जिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड या फिर आगबर्न और निमकाफ। तो समिति को एक संगठनात्मक समूह किसने माना है? जिसमें कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सब लोग जुड़े होते हैं, और प्लस इसमें एक ढांचा होता है और कार्यकर्ता होते हैं। तो जहाँ भी समिति के साथ में ढांचा इसकी बात आए तो आप हमेशा किस पे जाएंगे? फेयरचाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, समुदाय को सामान्य जीवन का क्षेत्र किसने माना है? मैकाइवर एवं पेज, बोगार्ट्स, मेंजर, आगबर्न एवं निमकाफ। किसने माना है समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र होता है? ये माना है मैकाइवर और पेज ने। अगला क्वेश्चन है, गांव को एक जीवन विधि और अवधारणा किसने माना है? लुइस विर्थ, ए.आर. देसाई, रॉस या फिर मजूमदार। लुइस विर्थ, ए.आर. देसाई, रॉस या फिर मजूमदार। गांव को एक जीवन विधि, किसने कहा कि गांव एक तरीके का संपूर्ण जीवन विधि है? तो ये कहा था आपके मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन है, मलिन बस्तियां आंतरिक ग्राम है। मलिन बस्तियों को आंतरिक ग्राम के नाम से किसने संबोधित किया था? लुइस विर्थ, रॉस, ए.आर. देसाई या फिर टॉनीज। तो किसने मलिन बस्तियों को आंतरिक ग्राम कहा था? तो ये कहा था आपके ए.आर. देसाई ने। अगला क्वेश्चन है, जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट की अवधारणा से कौन संबंधित है?
जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इनसे कौन संबंधित है? मैकाइवर, टॉनिस, डेविस या फिर बोगार्ट्स? तो कौन संबंधित है इससे? मैकाइवर, टॉनिस, डेविस या फिर बोगार्ट्स? जेमिन सॉफ्ट, जेसल सॉफ्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। टॉनीज ने ये बताया था कि जिसमें समुदाय की थोड़ी सी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है, निकट संबंध होते हैं, तो वो आएगा जेमिन सॉफ्ट। और थोड़ा दूरी के और ऐच्छिक सदस्यता वगैरह हो, समिति के जैसे होगा तो जेसल सॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण आत्मनिर्भरता एक मिथक है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता एक मिथक है या एक तरीके से कह सकते हैं एक झूठ है, यानी गांव में अब आत्मनिर्भरता नहीं पाई जाती। ये किसका विचार है? रॉस, चार्ल्स मेडकॉफ, एम.एन. श्रीनिवास या फिर मजूमदार? तो जो मेडकॉफ थे इन्होंने कहा था कि गांव पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट जा करके आपके जो थिंकर हैं एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने कहा कि गांव में अब आत्मनिर्भरता सिर्फ झूठ है, नाम मात्र का रह गई है, क्योंकि अब शहरों से कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ से लाते हैं, तो आत्मनिर्भरता पूरी तरीके से नहीं रह गई है, मिथक है या मिथ्या है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक वर्ग अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं? अतः जो सामाजिक वर्ग होते हैं ये एक तरीके से समूह होते हैं, वस्तुतः समूह है। ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बॉटोमोर, एफ.जी. बेली या फिर आंद्रे बेते। तो किसने माना था कि सामाजिक वर्ग जो हैं ये अपेक्षाकृत खुले तौर पर होते हैं, इसीलिए इनको हम समूह कहेंगे? एम.एन. श्रीनिवास, बॉटोमोर, एफ.जी. बेली या फिर आंद्रे बेते। तो इसमें अगर आप तुक्का मारें तो भी आपका इजीली लग जाएगा, क्योंकि वर्ग से संबंधित थोड़ी सा बात आ रही है। वेस्टर्न में जाएंगे आप, बॉटोमोर पे लगाएंगे, तो कौन होगा? बॉटोमोर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? परिवार, धर्म, विवाह और समसमूह। कौन है जो कि संस्था का उदाहरण नहीं है? परिवार, धर्म और विवाह या फिर समसमूह? तो देखो संस्था कौन कौन सी है? परिवार है, धर्म है, विवाह है, लेकिन समसमूह यानी साथी समूह, इसको हम संस्था नहीं कहेंगे। तो यही राइट हो जाएगा, डी वाला। परिवार को भी हम समिति, संस्था दोनों मान सकते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे संस्था मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार भोजन तथा संपत्ति संबंधी या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं? तो आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं कौन सी? भोजन और संपत्ति संबंधी जो क्रियाएं हैं। ये किसने कहा था? आगमन निमकाफ, मैकाइवर एम पेज, समनर या फिर डेविस? तो ये कहा था आपके आगबर्न और निमकाफ ने। अगला क्वेश्चन है, जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, ये किसने कहा? बी.आर. अंबेडकर, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई या फिर डी. गॉडगिल? जाति एक मानसिक दशा है, यानी हमारे मन में बसी हुई है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके बी.आर. अंबेडकर ने। इन्होंने कहा था कि जाति जो है इंसान के मन में बस गई है, और इसीलिए जाति प्रथा से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम जो इनका अंतःविवाही जो स्वरूप है इसको ख़त्म करें। तो इंटर कास्ट मैरिज पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। अच्छा, जाति को मानसिक प्रघटना, ये थोड़ा सा ड्यूमा से भी संबंधित है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण दल है। भारत में जाति को सबसे महत्वपूर्ण दल ये किसने माना था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जे.पी. नारायण या फिर विनोबा भावे या फिर महात्मा गांधी? तो किसने जाति को सबसे महत्वपूर्ण माना है? उसको एक पार्टी की, जैसे कि जब भी कोई पार्टी टिकट देती है या कुछ भी होता है तो हर चीज़ में वो जाति को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। तो ये किसका मानना था? राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। इसी से संबंधित है आपके एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने कहा था कि जाति में वोट बैंक देखा जाता है कि कौन सी कास्ट का यहाँ पे वोट बैंक है, उस हिसाब से कैंडिडेट वगैरह का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य या हट्टन के अनुसार जाति का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, बी है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण, सी है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और डी है भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना।
तो जाति का मुख्य प्रकार जो हट्टन ने बताया था, वो बताया था सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण। सामाजिक परिस्थिति यानी कि समाज में आपकी उच्च परिस्थिति होगी या निम्न परिस्थिति होगी, ये कौन निर्धारित करेगा? आपकी कास्ट। अगला क्वेश्चन है, युवागृह का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवागृह, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यौन शिक्षा, मनोरंजन, साथ रहने की भावना या फिर उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। तो जो युवागृह है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जनजातियों में, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो जनजातियों की जो नई पीढ़ी है उसको उत्तरदायित्वों में सहभागी होना सिखाया जाए, उत्तरदायित्वों का भान कराया जाए। तो डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों की समस्याओं के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय उपवन या इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो जनजातियों की समस्याओं का निवारण के लिए हमको उनको पृथक कर देना चाहिए, उनको एक राष्ट्रीय उद्यान में रखना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया था किसने? वेरियर एल्विन, शरद चंद्र रॉय या फिर मजूमदार या फिर ए आर देसाई। तो राष्ट्रीय उपवन का सुझाव, राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव ये दिया था आपके वेरियर एल्विन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? ऑप्शन देख लीजिए, 1952, 1953, 1977, 1995। और राइट आंसर है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग बना था काका कालेलकर आयोग, और ये बना था आपका 1953 में। बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल जनजातियां 749 हैं, इनमें सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, केरला, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत में जो कुल जनजातियां हैं ये संख्या में कितनी है? 749 जनजातियां भारत में वर्तमान में, ये मैं प्रेजेंट का बता रही हूँ डेटा, पहले तो कम थी, अभी अगर करंट का पूछता है तो 749 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं जनजातियां वो है आपकी उड़ीसा में, 749 में से। प्रकार, यहाँ पे जनजातियों के प्रकार पूछ रहा है, ठीक है, वैसे तो दूसरे स्टेट है लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रकार, जनजातियों के प्रकार। तो 49 प्रकार की हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रकार हैं उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल जनजाति, सॉरी ये रिपीटेड हो गया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया? प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति, ये परिस्थिति के 3 प्रकार किसने बताए? पार्सन्स, मर्टन, लिंटन और फिर मीड। तो किसने बताया है ये? जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। राइट आंसर बी, मर्टन ने बताया है 3 प्रकार की परिस्थितियां, प्रमुख, प्रभुत्वशाली और नियंत्रणकारी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सोशल कंट्रोल, ये वर्ड जो है ये फर्स्टली किसने यूज किया है? मर्टन, समनर, डेविस या फिर रॉस। किसने किया है ये वर्ड सबसे पहले यूज? सामाजिक नियंत्रण। राइट आंसर डी, इनकी पुस्तक का नाम भी है सोशल कंट्रोल, रॉस की पुस्तक का नाम है सोशल कंट्रोल, जिसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण शब्द को सबसे पहले यूज़ किया था, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी दी है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है? समाजीकरण, विधि निर्माण, धर्म या फिर सामाजिक मान्यताएं। तो सामाजिक नियंत्रण में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या चीज़ होती है? समाजीकरण, विधि निर्माण, धर्म या फिर सामाजिक मान्यताएं। तो जब भी बात आती है सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली, तो देखो किसी को आप कितना भी कंट्रोल करो, आप उस पर कानून लगाओ, उसको धर्म के माध्यम से करो, सामाजिक मान्यताओं के माध्यम से करो, लेकिन ये सब क्या है? अगर आपने उसका समाजीकरण अच्छे से कर दिया, उसको वैल्यूज़ अच्छे से दे दी, सारी चीज़ें उसके आंतरिकरण में उसके आ गई, उसके मन में उसका व्यक्तित्व वैसा बन गया, तो वो खुद से ही सामाजिक नियंत्रण का पालन करेगा। तो सबसे प्रभावशाली क्या है? समाजीकरण।
समाजीकरण जिसका जैसा होगा वो मनुष्य वैसा बन जाएगा। अच्छा समाजीकरण होगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। बोलते हैं ना, अच्छी परवरिश से अच्छे संस्कार मिलते हैं। और अगर आपकी परवरिश खराब है, आपको संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं, तो आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे कचरा ही फैलाओगे। कहीं किसी को कुछ बोल दोगे, कहीं किसी को कुछ, तो वो आपके संस्कार उसमें झलकते हैं चीज़ों में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। जो सामाजिक परिवर्तन की दर है वो बहुत ही तीव्र होती है। ये किस में होती है? बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण समुदायों में, जनजातीय समाजों में या छोटे समुदायों में? तो किस में होती है? सामाजिक परिवर्तन की दर सबसे ज़्यादा तीव्र होती है या तीव्रतर सर्वाधिक तीव्र, यानी बहुत तेज़ी से वहाँ पर परिवर्तन होगा। तो ये होगा बृहत्तर नगरों में, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। रैदर देन जो छोटे समुदाय हैं, जनजातीय समाज हैं, उनमें क्या है कि थोड़ा रूढ़िवादिता ज़्यादा होती, तो वहाँ पर परिवर्तन थोड़ा सा स्लो होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन के स्वीकृत ढंग में जब संशोधन होने लगता है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कथन किसका है? सामाजिक परिवर्तन क्या है? जब जो जीवन के स्वीकृत ढंग है उनमें संशोधन होने लगे, इसको हम कहेंगे ये सामाजिक परिवर्तन है। किसने माना ये? गिलिन, मैकावर पेज, डेविस या फिर ग्रीन? तो ये मानना था आपके गिलिन और गिलिन का। गिलिन और गिलिन की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पुस्तक का नाम है कल्चरल सोशियोलॉजी। ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, गिलिन और गिलिन की ये परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया गया था किसके द्वारा? यानी कि किसने कहा है कि मानव समाज 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरा है, जंगलीपन, बर्बर और सभ्य। ऐसा किसने माना? क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर या फिर मॉर्गन? तो किसने माना है ये चीज़? क्रोबर ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने या मॉर्गन ने? तो जंगली, बर्बर, सभ्य, ये 3 अवस्थाएं बताई थी आपके मॉर्गन ने। डी राइट। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट और बुक एक साथ में। प्रभु जाति की अवधारणा किस पुस्तक में सर्वप्रथम प्रकाश में आई? या सबसे पहले किस बुक में प्रभु जाति की अवधारणा की बात करी गई? द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, होमो हायरार्कीज, द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज, कास्ट डोमिनेंस एंड फंक्शनलिज्म। तो प्रभु जाति की अवधारणा सबसे पहले किस पुस्तक में दी गई थी? जो डोमिनेंट कास्ट है उसका कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में आया था? डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, या फिर होमो हायरार्कीज, या फिर सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज, या फिर कास्ट डोमिनेंस एंड फंक्शनलिज्म? राइट आंसर सी, द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज। अगला क्वेश्चन है, हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। यह भी पुस्तक ही है, इसके लेखक बताने हैं। काफ़ी फेमस पुस्तक है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। राधा कृष्णन, आर के मुखर्जी, के एम पणिक्कर या फिर एम एन श्रीनिवास? हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। खतरे में है हिंदू सोसाइटी, थोड़ा सा रिस्क है कुछ कुछ, या फिर उसको क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ कुछ। के एम पणिक्कर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? पहली नियमित तौर पर जनगणना भारत में कब से प्रारंभ हुई? 1911, 1931, 1881 या फिर 1880? तो भारत में पहली नियमित तौर पर जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी? 1881, यानी कि 1881 से भारत में नियमित तौर पर जनगणना चल रही है। तो ये प्रथम नियमित जनगणना थी। तब से हर 10 साल पे जनगणना होती है। कितने साल पे? 10 साल पे। ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है?
देखो समाज कल्याण पूछ रहा है, बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, विस्थापितों के लिए आवास सुविधाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो समाज कल्याण का मतलब होता है कुछ ऐसे कार्यक्रम जो कि जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं या जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं उनका कल्याण हो सके। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि उनके लिए है? ऑप्शन सी, जो विस्थापित हैं उनको आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाना। बांध और पुल बनाना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये तो सब राष्ट्र के विकास के लिए हो गया, ये डेवलपमेंट में आएगा। लेकिन समाज कल्याण में क्या आएगा? विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि बताती है। ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय प्रसंग में जो मलिन बस्ती की जनसंख्या है उसमें अगर वृद्धि हो रही है, यानी मलिन बस्तियां बढ़ रही हैं अगर भारत में, तो ये किस तरफ संकेत करता है? क्या शहरी संपन्नता बढ़ रही है इस वजह से, या फिर ग्रामीण संपन्नता बढ़ रही है इस वजह से, या फिर ग्रामीण गरीबी बढ़ रही है इस वजह से? तो अगर मलिन बस्ती बढ़ रही है तो इसका मतलब हुआ कि गाँव में गरीबी है और लोग वहाँ से शहरों की तरफ जा रहे हैं, उनको रहने के लिए आवास मिल नहीं रहा है, तो वो मलिन बस्ती में रह रहे हैं। अगर शहरी संपन्नता बढ़ती तो शहर में उनके लिए आवास भी अवेलेबल होता, तो इसका कोई संबंध नहीं है। तो ग्रामीण गरीबी बढ़ रही है, ये ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? गरीबी हटाओ ये जो मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का रहा है? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी हटाओ का इसका मुख्य उद्देश्य किस में रहा था? तो देखो वैसे तो छठी पंचवर्षीय योजना में भी इसको एक माना गया था, लेकिन जो मुख्य तया जिस पे जोर दिया गया था तो वो दिया गया था आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1978। कहीं पे 1979 भी लिख दिया जाता है, लेकिन 1974 से 1978। अगला क्वेश्चन फिर से पुस्तक और कॉन्सेप्ट दोनों से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है? ऑप्शन देखिए, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुरुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इंडियाज विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, या फिर द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। तो राइट आंसर है ए, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुरुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा बताई थी। संस्कृतिकरण होता क्या है? जब कोई निम्न जाति उच्च जाति की जो संस्कृति है उसको फॉलो करती है इस आशा से कि उसकी परिस्थिति में भी कुछ सुधार होगा, और वो 2-3 पीढ़ियों तक ऐसा करती है कंटिन्यूअसली। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? हर्बर्ट साइमन, सॉरी यहाँ पे आई थिंक लिखने में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, यहाँ पे हर्बर्ट हाइमन है। हर्बर्ट हाइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, एडमंड पावेल, या फिर मर्टन। तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट हाइमन। यहाँ पे हाँ पढ़ना, हर्बर्ट हाइमन। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक आई एम कन्फ्यूज हियर, इसको मैं ग्रुप में क्लियर कर दूंगी। इधर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि इसमें हर्बर्ट हाइमन, आई गेस ये यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने अस्तित्व के लिए अपने से बाहर कुछ चीज़ों पर निर्भर हैं, ये कथन है। हैबरमास, गिडेंस, फुको, डेरिडा। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके डेरिडा का, कि
सभी परिचय, प्रस्तुतियां, भविष्यवाणी अपने अस्तित्व के लिए अपने से बाहर कुछ चीज़ों पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, अच्छाई एक सामाजिक धारणा है। मतलब कोई चीज़ अच्छी है तो ये भी समाज बताएगा, और कोई चीज़ बुरी है तो ये भी समाज बताएगा, इसलिए अच्छाई एक सामाजिक धारणा है। कोई चीज़ अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती। सेम चीज़ किसी के लिए अच्छी हो सकती है, सेम चीज़ किसी के लिए बुरी हो सकती है। अब जैसे ये वीडियो है, किसी के लिए अच्छी होगी, किसी को ये बहुत ख़राब लगेगी, तो ये अच्छाई सामाजिक धारणा है। किसने कहा था? मैकाइवर कॉर्नेजो, हॉबहाउस, बीरकांत। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, कहा था ये कॉर्नेजो ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? पशु बलि, शत्रुका, रक्तपिना, मानव बलि या फिर नरभक्षिता? तो सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा पूछ रहा है। बर्बर, जो जंगली बर्बर शब्द अभी मैंने बताया, तो उसमें बर्बर प्रथा कौन सी है? मानव बलि। अगला क्वेश्चन है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें, अंधविश्वास किसको कहेंगे? जिसमें क्या हो? घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, या फिर घटना का दोष सिद्धि से कोई संबंध ना हो। तो अगर पर्याप्त संबंध होगा तो वो अंधविश्वास नहीं है, फिर साइंटिफिक हो जाएगा। पृष्ठभूमि होगी यानी उसको हम सही तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, तो भी वो साइंटिफिक हो गया। और तर्कपूर्ण जांच की गई तब तो बिल्कुल वो साइंटिफिक हो गया। लेकिन दोष सिद्धि से कोई संबंध नहीं है उसका, ऐसा ही हमने कुछ भी उसको मान लिया, तो ये क्या है? अंधविश्वास है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पक्षता की अवधारणा है। मैकाइवर, अगबर्न, सोरोकिन, मार्क्स। तो सांस्कृतिक पक्षता की अवधारणा से कौन संबंधित है? मैकाइवर, अगबर्न, सोरोकिन या फिर मार्क्स। सांस्कृतिक विलंबना भी इसको बोलते हैं, कल्चरल लैग बोलते हैं इसको। और ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके अगबर्न ने, इनकी पुस्तक थी सोशल चेंज, उसमें। सांस्कृतिक विलंबना अगबर्न का है, तो प्रौद्योगिकीय विलंबना किसका है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकीय विलंबना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? अगला क्वेश्चन है, किसका मत है कि नौकरशाही भारत में राष्ट्र निर्माण के लिए सहायक है? नौकरशाही जो होती है, इससे भारत में राष्ट्र निर्माण हुआ है, उसमें सहायता हुई है। ये किसने कहा था? वेबर, लर्नर, रूथ बेंडिक्स या फिर A.R. देसाई। तो नौकरशाही भारत में राष्ट्र निर्माण करती है, ये मानना था आपके रूथ बेंडिक्स का, कि इससे जो नौकरशाही है इससे राष्ट्र निर्माण में सहायता मिली है भारत में। अगला क्वेश्चन है, एक नव दंपत्ति जो पति के पिता के घर में रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पत्नी स्थानिक, पितृस्थानिक, द्विस्थानिक या फिर नवस्थानिक? तो अगर कोई भी कपल है और वो अपने पति के पिता के घर में रहता है, नहीं ससुर के घर में रह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कि उसका पति तो अपने पिता के घर में ही रह रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पितृस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, तारवाड़ किन में पाया जाता है? तारवाड़ एक प्रकार का परिवार, ये किस जनजाति में पाया जाता है? नंबूदरी, नायर, कायस्थ और ठाकुर। तो आपको दो तो पहले एलिमिनेट हो गए कि ये जनजातियां ही नहीं है, तो किस में पाया जाएगा? नंबूदरी, नायर, किस में? नायर में। ठीक है, किस में पाया जाएगा? नायर में। अगला क्वेश्चन है, द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजी, ये पुस्तक पूछी गई है। द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डनर, फ्रांज फैनन, सुलामेत फायरस्टोन या फिर फुको? द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक हैं गोल्डनर। ए राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर जाता है? समाज जो है इसमें पहले क्या होता है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता है, सजातीयता रहती है, और फिर क्या है कि एक निश्चित दिशा में विजातीयता आ जाती है, यानी सजातीयता से विजातीयता की तरफ जाता है, अनिश्चितता से निश्चित दिशा की तरफ जाता है। ये किसका मानना था? तो ये जो डेफिनेशन है ये किससे संबंधित है? उद्विकासवादी थियरी से, सावयवी सिद्धांत से। और ये कौन दिया था? किसने? स्पेंसर ने आपके। तो बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जनता पर बल प्रयोग का अबाध अधिकार होता है जिससे वो अपनी इच्छा मनवा सके? मतलब इसमें से कौन सा है
जो कि जनता पर जितना चाहे उतना बल प्रयोग कर सकता है और वो अपनी इच्छा को बलपूर्वक मनवा सकता है। परंपराएं राज्य या फिर सरकार या फिर नागरिक। तो परंपराओं में इतनी शक्ति तो नहीं होती है कि वो बलपूर्वक अपना मनवा सकें। नागरिक तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर कौन बचता है? राज्य और सरकार। तो आपको राज्य और सरकार में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जो सरकार है ये राज्य का ही एक भाग होता है, तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? राज्य। अगला क्वेश्चन, जब व्यक्ति किसी रीति रिवाज की अवहेलना करता है तो वो किसके वशीभूत होकर के ये कार्य करता है? अगर कोई पर्सन है और वो कोई परंपरा को थोड़ा सा अवहेलना कर रहा है या उसको नहीं मान रहा है, तो ये क्या है? किस वजह से कर रहा है? अभिमत है, रूढ़ियाँ हैं, विश्वास है या फिर नवीनता है? तो अगर कोई पर्सन है और वो रीति रिवाजों की अवहेलना कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई अभिमत होगा। तो ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है टैबू क्या है? यहाँ पर दो ऑप्शन रिपीटेड हो गए हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर होना चाहिए था नियम। तो टैबू क्या है? एक तरीके का सामाजिक निषेध है। नियम में तो सकारात्मक नकारात्मक सभी तरीके के आ जाएंगे, और टैबू में क्या होता है? सिर्फ नकारात्मक चीज़ें जो हैं उन्हीं को हम मानेंगे कि ये नहीं करना है। जैसे भ्राता से जो उसकी बहन है वो शादी, ये सब क्या है? टैबू है। अगला क्वेश्चन है मुख्य परिस्थिति की अवधारणा से कौन संबंधित है? मुख्य परिस्थिति डेविस, मर्टन, हिलर या फिर लिंटन? तो मुख्य परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था आपके E.T. हिलर ने। एक ऐसी परिस्थिति जिसको मेनली हम निभाना चाहिए, जिससे मुख्यतया हमारी पहचान हो। जैसे आजकल मेरी मुख्य तौर पर क्या पहचान है? मैं एक टीचर हूँ। वैसे तो मेरी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, मैं अपने घर में अलग अलग मेरे रिलेशन हैं सबके साथ में, लेकिन मुख्य परिस्थिति क्या है? अगला क्वेश्चन है भूमिका दूरी की अवधारणा किसकी है? मर्टन, गॉफमैन, हॉफमैन या फिर मीड? तो भूमिका दूरी, जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका को निभाते निभाते ऊब जाए तो वो थोड़ा उससे दूर होने लगे, उसको ठीक से ना निभाए, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे आप पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ तो आप पढ़ाई करना बंद कर दो, थोड़ा दूर उससे भागने लगो, जबकि आपकी भूमिका है पढ़ाई करना क्योंकि आप स्टूडेंट हो। तो ये क्या कहलाएगा? भूमिका दूरी। और ये जो कॉन्सेप्ट है दिया था गॉफमैन। अगला क्वेश्चन है लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों का नियंत्रक है। लोकाचार को व्यक्तियों का नियंत्रक या व्यक्तियों के व्यवहार का नियंत्रक, व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रण में रखता है, ऐसा किसने माना था? विरस्टीड, समनर, मैकाइवर पेज या फिर लेस्ली व्हाइट? तो किसने माना था? मैकाइवर और पेज ने माना था कि लोकाचार व्यवहारों का नियंत्रक है, व्यवहार को नियंत्रण में रखता है। अगला क्वेश्चन है साधन साध्य मूल्य की अवधारणा। मूल्य के दो प्रकार, एक होता है साधन मूल्य, एक होता है साध्य मूल्य। ये किसने बताया? प्रोफेसर पेरी, स्पेंगलर, CM केस या फिर राधाकमल मुखर्जी? तो साधन साध्य मूल्य इजी है, सबको पता होगा इसका राइट आंसर राधाकमल मुखर्जी। राधाकमल मुखर्जी ने दो प्रकार के मूल्य बताए थे, एक होता है साधन मूल्य और एक होता है साध्य। साध्य यानी जिसको पाने के लिए हम बाकी मूल्यों का सहारा लें, जैसे मोक्ष है, ये अपने आप में साध्य है, हम इसको पाना चाह रहे हैं, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मूल्य ही है लेकिन अंतिम लक्ष्य है। अब इसको पाने के लिए साधन मूल्य क्या हो सकते हैं? हम सत्य बोलें, चोरी ना करें, बाकी जो भी अच्छे आचरण करें, तो ये सब। तो साधन साध्य मूल्य राधाकमल मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत, इससे कौन संबंधित है? डेविस, मूरे, लेंस्की या फिर वेबर? सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकार्यात्मक और संघर्षात्मक ये सिद्धांत है, इससे संबंधित है आपके लेंस्की। संघर्षात्मक भी बताया था और प्रकार्यात्मक भी, यानी संघर्ष और प्रकार्य दोनों को कंबाइन किया था किसने? स्तरीकरण में लेंस्की ने।
अगला क्वेश्चन है, अंतःपीढ़ी और अंतरपीढ़ी गतिशीलता की अवधारणा से कौन संबंधित है, या ये किसकी अवधारणा है? ऑप्शन है सोरोकिन, बी है लिप्सेट और बेंडिक्स, सी है विलियम जे गुडे, डी है श्रीनिवास। तो अंतःपीढ़ी और अंतरपीढ़ी गतिशीलता, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके लिप्सेट और बेंडिक्स ने। अंतःपीढ़ी क्या होता है? अंतः यानी अपनी ही पीढ़ी में संघर्ष होना, जैसे आपके भाई बहन में हो जाए या सेम पीढ़ी में हस्बैंड वाइफ में हो रहा है तो वो अंतःपीढ़ी। अंतरपीढ़ी यानी एक लड़के से उसके पिता से, या फिर बहू और सास, ये भी अंतरपीढ़ी में आएगा। तो अंतरपीढ़ी यानी दो पीढ़ियों के बीच में जो गैप है, जनरेशन गैप, उनमें जो स्ट्रगल हो रहा है। तो उसी बेसिस पे उसी से संबंधित आप समझ सकते हो गतिशीलता। अंतःपीढ़ी यानी कि जैसे कि एक ही पीढ़ी के दो लोग गतिशीलता कर रहे हैं, यानी आप और फिर आपके समानांतर आपका भाई आपके बहन। और अंतरपीढ़ी यानी कि पिता का पुत्र या फिर बाबा, ऐसे जब कुछ भी होता है तो वो हो गया अंतरपीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों का परिभ्रमण उनकी विपरीत दिशा में होता है, ये किसका मानना है? ऑप्शन है लिप्सेट और बेंडिक्स, बी विलियम जे गुडे, सी मार्टिनडेल और डी है थॉमस एंड बकल। तो व्यक्तियों का परिभ्रमण उनकी विपरीत दिशा में होता है, ये कथन है आपके मार्टिनडेल का। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इससे बूस्टअप कर पाएंगे। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे ये हमेशा याद रहेगा कि मैंने ये किस कंडीशन में ये वीडियो बनाई है। तो बहुत ही स्पेशल क्लास है मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है इस टाइम पे, और आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा परिवार के तरीके से मेरा साथ दिया है उसके लिए मैं सच में आप लोगों का दिल से शुक्रिया करती हूँ। अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग अपनी मंजिल को ज़रूर पाएँ और हमेशा खुश रहें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कोई डाउट है तो आप मुझे विथ स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जैसे ही अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको क्लियर करूँ। थोड़ा सा मैं अपनी मम्मी को लेकर के आजकल कंसर्न हूँ, तो शायद उनको अगर मुझे कहीं भी ले जाना पड़े या कहीं भी उनका देखभाल करना है, कुछ भी है, तो मुझे थोड़ा सा आजकल टाइम की कमी है। तो अगर मैं लेट में रिप्लाई करूं तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा, या फिर ग्रुप के बाकी मेंबर हैं जो कि आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो आई होप आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।